अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। सुबह का सलाम, सुबह बखैर ऑल ऑफ़ यू। हम सब जब भी हम बात करते हैं सारे लोगों के हवाले से तो उन सबको सुबह बखैर कहते हैं। अपने अपने घरों से आराम से खूबसूरती के साथ मोहब्बत के साथ निकलने का कहते हैं। तो आप लोग निकलते भी हैं या नहीं निकलते? क्योंकि सुबह का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब अल्लाह ताला अपने रिस्क के, जो हमारे लिए इंसानों के लिए रिस्क के दरवाजे खोल देते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपनी आदत को सुबह उठने का आदी बनाएं। नॉर्मली उठते ही हैं सब लोग, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है और जो मर्द हजरात उन्हें काम पे जाना होता है, कुछ ख़वातीन को भी जाना होता है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये होता है, ये रोज़ाना की तमहीद का मकसद ये होता है कि सुबह जो लोग उठते हैं उनका दिन का आगाज़ अच्छा होता है और उनका फिर पूरा दिन अच्छा गुजरता है। फिर आपको बहुत बड़ा दिन मिलता है। सर्दियों के दिन है, सर्दियों में वैसे भी दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। और कहा यह जाता है कि सर्दियों में जो रातें हैं वो उदासी की रातें होती हैं, उदासी की शामें होती हैं। तो हमें अपनी उदासी की रातों को उदास नहीं बनाना है, खूबसूरती के साथ उसको निभाना है। सोया जल्दी करें, अगर रातें लंबी हों तो आपको सोने का मौका अच्छा मिल जाता है, नींदें गहरी आती हैं। और जब नींद गहरी आती है और आप सुबह उठते हैं तो बहुत फ्रेश उठते हैं। तो वही सारी बात होती है कि आज चूंकि हफ्ते का पहला दिन है और जो वर्किंग डे जब पहला दिन शुरू होता है तो गहमा गहमी भी होती है, कुछ तैयारियां होती हैं, जो कि रात से यानी कि इतवार का दिन हमारा एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ज़रा कम जो लेट आवर्स होते हैं उसमें फिर हम कम मुलाकातें रखें और अपने आप को जल्दी बिस्तर पर डालें, अपनी सुबह की तैयारी पूरी रखें। तो बाकी हम सब भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं, अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं। हमने भी वैसे किया, सड़कों पर वही गहमा गहमी, वही रश, वही ट्रैफिक, लेकिन लोग अभी भी जो सर्दी की लज्जत है उसको महसूस कर नहीं पाए। दिसंबर का एक अशरा गुजर गया है और सर्दी की वो जो एक लहर है, जो शिद्दत है वो नहीं आई है, लेकिन तबीयत खराबी स्टिल लोगों की चल रही है। फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम एज इट इज़ चल रहा है, वो रुक नहीं रहा है। क्योंकि एक जो शदीद लहर जब पड़ती है, चूँकि मौसम सरमा की एक बारिश हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो चुकी, एक बारिश हो चुकी है, लेकिन अभी अपने रहमत की ज़रूरत है ताकि जो खुल के मौसम को इंजॉय करना वो इंजॉय किया जा सके। लेकिन बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो चुका है। स्कर्दू में -8 के करीब पहुँच चुका है और ओवरऑल जो आपके सबब जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। और जो लोग घूमने जाना चाहते हैं शिमाली इलाका जात, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे घूमने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और उनका दिल कर रहा होता है कि जी वो वहाँ जाएं और वहाँ पे सर्दी को एंजॉय करें। और वहाँ पे वैसे खासी सर्दी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सर्दी नहीं है, वहाँ पे खासी सर्दी है, लेकिन जो सर्दियों का लुत्फ है वो अपनी जगह। और सर्दियों का लुत्फ उस वक्त दोबारा हो जाता है जब आप गरम गरम अंडे खाते हैं, उबले हुए अंडे जनाब। यानी कि ये बात बहुत अहम है कि इसके साथ साथ जो कीमतों में इजाफा है, इंसान करे तो क्या करे, यानी सर्दी एंजॉय करे, अंडे महंगे हो गए, 280 वाले अंडे 350 पे आ गए, अब क्या करें? अब खाना है तो ये सब बर्दाश्त भी करना होगा। लेकिन बेचारे हमारे लोगों के ऊपर, हमारी कौम के ऊपर जुल्म इंतहा के साथ आ जाता है कि अगर कोई मौसम की तब्दीली होती है तो जो मौसम के हवाले से जो लवाजमात होते हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। और जैसे कि मैंने पहाड़ों के हवाले से कहा आपको कि जो शिमाली इलाका जात में लोग वहाँ का रुख करते हैं, पहाड़ों की अगर बात की जाए, पहाड़ों की अपनी एक हैबत होती है, पहाड़ों का अपना एक हुस्न होता है, पहाड़ों का अपना एक खूबसूरती होती है। कुछ लोगों को खुश्क पहाड़ पसंद होते हैं, कुछ लोगों को हरे भरे पहाड़ पसंद होते हैं। तो हमारे पास जो नॉर्मली जो पहाड़ हैं, पहाड़ों का सिलसिला है, जो शिमाली इलाका जाता है वहाँ पे हरे भरे पहाड़ भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, चूंकि जो सर्दी की शिद्दत होती है उसमें इंतहाई इजाफा होता है, उस वजह से वो पेड़ काट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो पहाड़ गंजे हो जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो महकमा जंगलात है उसके ऊपर मुस्तकिल काम कर रही होती है। अगर 2 पेड़ काटे जाते हैं तो 10 पेड़ लगाना लाजमी है। इसी तरह से जो खुश्क पहाड़ होते हैं उनकी हैबत बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग उनको भी देखने जाते हैं, उनको भी इंजॉय करते हैं। तो आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस तमहीद का मतलब ये था कि पहाड़ भी हमारी ज़िंदगी में खूबसूरती में, एनवायरनमेंट में वैसा ही किरदार अदा करते हैं जैसे कि वो अपनी एक हैबत रखते हैं। आइए देखते हैं, सवाल से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, फिर उस पर बात करेंगे। दुनिया भर में हर साल 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। पाकिस्तान का शुमार उन मुमालिक में होता है जो दुनिया भर में मुहिमजोई से दिलचस्पी रखने वालों की तवज्जो का मरकज है, और उसकी वजह दुनिया भर के मशहूर पहाड़ी सिलसिलों का पाकिस्तान में मौजूद होना है। नेपाल और चीन भी ऐसे मुमालिक की सफ में है। K2 यानी दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पाकिस्तान में वाक़ है।
इस वक्त दुनिया में 14 ऐसे पहाड़ हैं जिनकी बुलंदी 8000 मीटर से ज्यादा है। K2 समेत पाकिस्तान में ऐसे 5 पहाड़ मौजूद हैं, कराकोरम और हिमालय इन्हीं 2 पहाड़ी सिलसिलों में शामिल हैं, जहां हर साल हजारों की तादाद में गैर मुल्की सयाह कोह पैमाई के लिए आते हैं। इस दिन को मनाने का असल मकसद लोगों में पहाड़ों की अहमियत, इनकी जरूरत और इनका ख्याल रखने के बारे में बताना है। ये दिन पूरी दुनिया में खास अहमियत रखता है। देखिए जनाब, आपने देखा कि दुनिया भर में पहाड़ों की वजह से कितनी खूबसूरती होती है और पहाड़ अपने ऊपर बर्फ़ को जमा कर लेते हैं, फिर वहाँ से पानी भेजने का जरिया बनते हैं। तो अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बगैर हिकमत के बनाई ही नहीं है। एक खुशखबरी आपको दूँ, एक खुशाइन खबर है कि बेशक हम लोग जो वर्ल्ड कप था उसमें हार गए क्रिकेट का, लेकिन अंडर 19 के हवाले से बताते चलूँ कि अभी भारत को शिकस्त दिया पाकिस्तान ने 8 विकेटों से। छोटी से मगर खुशाइन खबर तो है। अब अगर हम ये अंडर 19 एशिया कप के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, अगर हम कुछ बात अगर हमास और गज़ा के हवाले से करें तो हमास ने गज़ा के हवाले से जो करारदाद पेश की गई थी उसको वीटो करने की मजम्मत की अमेरिका की जानिब से। आपको बताती चलूँ, हमास ने यह भी कहा है कि चूँकि ये जो अमेरिका है वो इसराइल के साथ मिला हुआ है, इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, लिहाजा उसका साथ किसी सूरत नहीं दिया जाएगा। उधर अमेरिका के हवाले से बताती चलूँ कि उनकी जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उन्होंने ये करारदाद पेश की थी जिसको वीटो कर दिया गया, जिसमें से 13 ममालिक ने उसकी हिमायत की है और जो बरतानिया था वो गैर हाजिर। अब आप सूरत हाल देखें कि जुल्म दर जुल्म, इंसानियत का कोई पहलू सामने नज़र ही नहीं आ रहा। ये तो खैर वो चीज़ें हैं जो हम आपको रोज़ और गाहे बगाहे इस इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से हम आपको आगाही देते हैं, लेकिन अगर आप कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो वो भी बहुत ही हलचल और तोड़ फोड़ का शिकार है। सियासी जमातें एक दूसरे के साथ गठजोड़ कर रही हैं, तोड़ फोड़ हो रही है। इलेक्शंस 2024 यानी 8 फरवरी का डे मुनक्किद किया गया, बरोज़ जुमेरात होंगे या नहीं होंगे, और अगर होने जा रहे हैं तो उसमें क्या इबाम है और जो सियासी पलड़ा है वो किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है। मेरे जो सियासी सरगर्मियां सिंध के हवाले से उसमें क्या चीज़ है, क्या उसमें पेशरफ्त आ रही है, कहाँ जोड़ तोड़ फोड़ हो रही है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे निहायत ही ज़बरदस्त हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं हमारे साथ। राव इमरान सुलेमान साहब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। कैसे हम ठीक ठाक हैं? दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं जफर खान साहब, ये भी तज्ज़ियाकार हैं, बहुत ज़बरदस्त तज्ज़िया देते हैं मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। दोनों हज़रात को हम खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल के हवाले से और क्या क्या कुछ है हमारे पास, है तो बहुत कुछ। आप सुनने के लिए तैयार हैं? अगर अभी तक टीवी सेट्स ऑन नहीं किए तो टीवी सेट्स ऑन कर लीजिए, क्योंकि मुझे जाना है एक ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते ही आपसे डिटेल बात करूंगी कि आया कि सियासी पलड़ा किधर जा रहा है। देखते रहिए न्यूज़ कैफे, मैं हूं उस्मा एजाज खान। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जो कि अबतरी का शिकार है, लेकिन लोगों के अंदर इबाम ये पाया जाता है कि आया कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात को अक्सर मुस्तरद कर दिया। उनका ये कहना है कि इलेक्शन हर हाल में होंगे, और जो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या कुछ लोग इसमें कोई दरार डालने की कोशिश करते हैं, तो वो तमाम तर खबरें जो कि सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग के जरिए आ रही हैं उनको उन्होंने बेबुनियाद करार दिया। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की सदाकत ज़रूर होती है। ये बताते चलूं कि कुछ हलके ऐसे हैं कि जिन्होंने इस हवाले से बात की इलेक्शन कमीशन से कि उनके हलकों में इंतखाबात को डिले किया जाए या इंतखाबात बढ़ाया जाए। उसकी रीज़न कोई ख़ास रीज़न नहीं है, लेकिन जो मुख्तदर हलके हैं या जो बात की जा रही है हलकों में वो ये की जा रही है, चूँकि वहाँ पर मौसम की सख्ती है, जो कि हम अपर बालाई इलाकों के हवाले से बात करें तो 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए जो इलेक्शन है उनको आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन जो हमारे माहिरीन है, जो एनालिस्ट है, उनका ये कहना है कि अगर इलेक्शन आगे बढ़ा भी दिए जाए तो उसका फ़र्क कोई नहीं पड़ता, चाहे वो 3 महीने बढ़ाई जाए, चाहे वो 6 महीने बढ़ाई जाए, या वो साल बढ़ाए जाए। क्योंकि जिन लोगों को जहां वोट देना या जिनकी हिमायत हासिल है वो 3 महीने बाद भी वैसे ही रहेगी और 6 महीने बाद भी वैसे ही रहेगी। अगर कुछ लोगों का जो दिल है वो किसी एक खास पार्टी के साथ मुंसलिक है तो उनका दिल वहीं धड़केगा, तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। और जिसको इख्तिदार में आना है, अगर उसकी सिलेक्शन होनी है और इलेक्शन नहीं होने तो वो भी होके रहेगी। तो इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। इमरान साहब, मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो मैं एक अहम पॉइंट है, होंगे इलेक्शन?
हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहाँ तक इलेक्शन का मामला है, इसका ताल्लुक़ ख़ास तौर पर जो है वो अमन व अमान के साथ जुड़ा है। और इलेक्शन कमीशन को जितनी रकम चाहिए होगी वो वफाकी हुकूमत ने देने का ऐलान कर रखा है जी। अगर मुल्क में इस्तेहकाम होगा और माशी सूरत हाल बेहतर रहे तो इलेक्शन ज़रूर वक्त पर होंगे। जहाँ तक मौसम की सूरत हाल का मामला है, उसके ऊपर ये नहीं कि उस मकाम पर इलेक्शन ना होने से मुल्क के अंदर जो सारे पूरे मुल्क में जो इलेक्शन होंगे उस पर कोई असरअंदाज हो, उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। मखसूस इलाके में अगर 2-3 हफ्ते के लिए बढ़ा भी दिया जाए तो। अच्छा, दूसरा इस तरह की र्यूमर सुनी है ना आपने भी? जी हाँ, जो मैंने जिक्र किया। जी बिल्कुल सुना है उसका। लेकिन जिन लोगों को इस वक्त एक खदशा है कि ताकतवर हलकों ने किसी एक शख्स को यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने का तहिया कर लिया है, वो लोग यकीनी तौर पर 2 मुतालबे ज़रूर कर सकते हैं। उनमें से एक तो इलेक्शन को आगे बढ़ाने का, उनका क्या नजरिया होगा वो भी मैं बताता हूँ। वो क्यों इलेक्शन को आगे बढ़ाने का मुतालबा कर सकते हैं, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि अभी केसेस चल रहे हैं। अर्ज करूंगा वो जी। और दूसरा उनका मुतालबा ये होगा कि वो किसी तरीके से अपना रास्ता अलग करके हमारी तरफ देखें। अच्छा, दोनों का जो रास्ता है वही की तरफ जाता है। अच्छा, वो जो आपने अर्ज किया कि वो क्यों करेंगे, कि जब आपको नजर आ रहा है कि एक ऐसा शख्स जिसने आते ही अदालतों में हाजिरी देनी थी और चंद दिनों के लिए गया था और कई सालों के बाद वापस लौटा, और जब वो सरकारी प्रोटोकॉल में मुल्क की सड़कों पर दंदनाता हुआ फिरेगा, तो ऐसे में वो पार्टियां जिन्होंने सख्त मेहनत की है, जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही है, ऐसे में वो लोग यकीनी तौर पर दबाव डालेंगे और उनका दबाव यही होगा कि वो अपने इरादों को बदले। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का एक खुशकिस्मती तो ये है कि पहले मैं इसकी थोड़ी खुशकिस्मती का जिक्र करूं कि 1985 से लेकर 1990 तक मियां नवाज शरीफ साहब 2 बार वजीर आला रहे। जब अल्लाह ताला ने उनको अगला मकाम वज़ारत-ए-उज़्मा का दिया तो उन्होंने बदले में अपने भाई को वजीर आला बनाया। अच्छा, फिर ये हुआ कि शफकत तो मियां नवाज शरीफ की गुडविल कहेंगे उसे कि शहबाज शरीफ साहब बने। शहबाज शरीफ साहब भी 3 दफ़ा वजीर आला रहे और चौथी बार वजीर आज़म भी बने, और नवाज शरीफ साहब अब 5वीं बार वजीर आला बनने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और भी बताता चलूँ आपको। हमने ये देखा कि ये वो खुशनसीबियाँ हैं जिसमें मेहरबानी इदारों की भी रही है और इनका कुछ नाम भी मुल्क की सियासत में रहा है। जाहिर है कि मुल्क में अगर हम जमहूरियत को कहेंगे कि जमहूरी मुल्क है तो जमहूरी लोगों को लाना पड़ेगा, चाहे वो उसमें उसके लिबादे में चाहे आमरीत क्यों ना हो। अच्छा, अब मैं उस तरफ आता हूँ कि वो वजह क्या है उसकी। नवाज शरीफ की इस बार की कुछ ज़्यादा ही पहले शफकत का सिलसिला शुरू हो गया है। 2 दोस्तों के अंदर दोस्तियां कुछ ज्यादा अरसा नहीं चला करती। सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त। आपने 3-4 माह पहले कर ली, अब रोजाना उठना बैठना, रोजाना की मुलाकातें, तो किसी बात पर बदमजगी हो जाए तो क्या किया जा सकता है? किन दोस्तों की निशानदी करेंगे? हाँ, मैं निशानदी करें। देखिए, वो ताकतवर हल्के ही हैं। देखिए, मुझे एक बात बताएं कि जो सूरत हाल में देख रही हूँ ना इस वक्त, चाहे वो कुछ भी हो, बेशक मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर नवाज शरीफ का हाथ है, नो डाउट, फिर भी अंदर खाने जो एक जंग चल रही है ना, वो ये चाह रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट थोड़ी और बढ़ जाए। ये मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात बता रही हूँ कि बेशक 2 भाई हैं, लेकिन जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो ये चाह रही है खेलने जितना और खेलना। मैं इसको अंदर की एक और बात बता दूं, शायद इससे भी अंदर की हो वो बात, तो वो ये है कि कल रात मेरे एक वफाक के साबिक उनका सेनेटर रहे हैं, उनसे बात हुई है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि अंदर की बात क्या है कि जब मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम थे तो हमजा शहबाज वजीर आला बने, बिल्कुल, चाहे वो 1 घंटे 1 मिनट के लिए क्यों ना बने। सबसे बड़ा ओहदा पंजाब का है। नवाज शरीफ अगर वज़ारत-ए-उज़्मा पे आते हैं जिसको शहबाज शरीफ साहब सरेंडर कर चुके हैं, तो शहबाज शरीफ की ख्वाहिश ये है कि मैं वजीर आला बनूं। एक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब थे, वो वजारत खारजा पर रहकर भी वजीर आला बनने के ख्वाहिशमंद थे, यानी कोई तो बात हुई। लेकिन इस बार जो मरीम नवाज ने जो वफाक में 16-18 महीने फुल मजे किए और कोई ओहदा भी नहीं लिया, अब उनको वजारत आला पंजाब पर लाने की ख्वाहिश है, लेकिन इसके ख्वाहिशमंद अब शहबाज शरीफ साहब खुद हैं। जी, मैं बिल्कुल आपने बड़ी जबरदस्त बात की। मैं इसे, हाँ जी प्लीज, एक चीज़ के जो अहम बात जो है कि हम आसिफ जो है ख्वाजा आसिफ साहब और इसहाक डार साहब को देखें। अभी हम इस मौरूसी सियासत को यहाँ रोक दें, मैं यहीं से सवाल आपसे मेरा ये बात कट जाएगी अगर मैं आपको बता दूं तो। जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं
कि और इसहाक डार साहब, अगर मैं आपको कुछ सवाल करूं कुछ आपसे, तो जवाब बदले में मुझे कुछ और दें, तो कुछ तो मामला गड़बड़ है ना। अब वो हर प्रोग्राम में ये कहते हुए फिर रहे हैं कि मेरा नज़रिया, मेरा ख्याल यह है कि शहबाज शरीफ वफाक में ज़्यादा फिट रहेंगे, पंजाब से ज़्यादा। वफाक के अंदर अगर नवाज शरीफ को साथ, वो तो ये पत्ता कहाँ फेंका नहीं जा रहा है, कहलवाया जा रहा है। ठीक है, मैं इस पे आती हूँ मैं बिल्कुल। जफर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो एक नया सिलसिला अंदर खाने, एक बात है कि इलेक्शंस को डिले करने के लिए जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके अंदर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं थोड़े दिन और खा पी लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इस वक्त मुल्क का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट यही है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, वक्त पे होंगे, डिले होंगे। हाँ। और सारी सियासत और सब कुछ इसी के गिर्द घूम रही है। हाँ। लेकिन देखें, मैं ये बात कहता हूँ कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए बहरहाल इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, और वक्त पे हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। और मेरा अंदाज़ा है कि अगर डिले भी हुए तो वही 2-4 हफ्तों की बात होगी, अदरवाइज जो है ये इलेक्शन होगा। तो आप मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली इस वक्त इलेक्शन होना मुल्क के मफाद में है हर हालत में, बिलाशुबा। अच्छा, वो चाहे जो हमारी जो सराउंडिंग की जो बाकी जमातें हैं उनका मुतालबा है कि टाइम पे हो, और जो बरसर इख्तिदार आने चाहती है जमात, वो थोड़ा सा अभी चाह रही है कि थोड़ा उसको टाइम मिल जाए। एम आई राइट? अच्छा, नहीं, देखें, मैं इसी तरफ आ रहा था। देखिए, फजलुर रहमान साहब ने तो बहुत खुल के कहा है कि साहब वो मौसमी हालात हैं, जी, और जी, जी। उसकी वजह से जो है इसको आगे बढ़ाया जाए। एक आध और पार्टी ने भी इस तरह का इजहार ख्याल किया है, लेकिन होता है पूरे मुल्क के अंदर एकदम कंसेंसस तो 100% नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह से मामला चल रहे हैं, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि अभी तक शेड्यूल का अनाउंस तो नहीं हुआ, इलेक्शन शेड्यूल का। सर आ गया, अनाउंस कर दिया ना उन्होंने, कहा 24 नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। देखें कि वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एक सोशल मीडिया पे चल रही थी कि शेड्यूल अनाउंस हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी तरदीद आ गई कि अभी हमारी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। ठीक है, ठीक। तो इसने भी थोड़ा सा एक जो है वो इब्हाम पैदा किया है ना, इसने भी थोड़ा सा इब्हाम पैदा किया है। जहाँ तक बात हो रही थी मुस्लिम लीग के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से, तो मैं एक बात ये बिल्कुल क्लियर कह दूँ, लोग शायद बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। देखिए, जो नवाज शरीफ साहब की सज़ा थी उसके हवाले से भी ये बात आ गई है कि वो जो नाअहली की जो सज़ा है वो मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। और उस मुअत्तली की सज़ा का मतलब ये है कि अगर ये ख़त्म नहीं हुई कागजात नामजदगी जमा कराने तक, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ मतलब वो केपेबल ही नहीं होंगे ना, वेबल नहीं होंगे। लेकिन साथ साथ जो साइफर केस चल रहा है, अगर वो भी मतलब उस ओपोनेंट को भी देखे ना कि उसका लेवल आएगा, क्या वो भी शमूलियत कर सकेंगे? जी 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 जी, तो ये मुझे ये बड़ा अहम सवाल है। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको कि एक तरफ तो तासुर ये बन रहा है कि जैसे नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके सर पे अभी तक तलवार लटकी हुई है। और वो जो बात आपने कही शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उस पर किसी हद तक जो है वो मामला जो है वो बनता हुआ और जाता हुआ नजर आ रहा है कि लोगों का, यानी जो बज़ाहिर जो तो यही नजर आ रहा है वो यही है ना। अच्छा, दूसरी तरफ बात ये है कि आप ये देखें कि ये समझा जाता है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा है, और बिलाशुबा है। लेकिन देखें, ये जो इलेक्शन की जो एक साइंस है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? और वो मैं आपको बताऊं कि देखिए, पिछले इलेक्शन के अंदर भी ये हुआ कि टीएलपी ने सीटें तो शायद 2-3 ही ली जी, लेकिन उसने इलेक्शन के रिजल्ट पे बहुत बड़ा असर डाला जी। और वो असर ये डाला कि उसने वोट जो है वो डिवाइड किए, तकसीम किए। हाँ। नतीजतन जो है हलकों के अंदर जो है वो, यानी किसी को जीतना चाहिए था, जीत कोई और गया। अब भी सूरत हाल यही बनने जा रही है। जो पीटीआई के जो मुख्तलिफ धड़े ना, एक तरफ वो केपीके के अंदर खटक साहब जो है वो इस पर पूरी वर्किंग कर रहे हैं, महमूद खान साहब जो उनके चीफ मिनिस्टर थे वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो है जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब जो है यानी काम कर रहे हैं। तो होगा ये कि यही धड़े ये वोट
इनके डिवाइड होंगे और वहां से निकल किसी और पार्टी का कैंडिडेट रहा होगा, ये मेरा तजदिया है। और ये मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, यानी ये ऐसे ही नहीं कर रहा, मैं 2018 के इलेक्शन का भी हवाला आपको दे रहा हूँ। मैं इसी तरफ आऊंगी, लेकिन जैसे आपने इलेक्शन के हवाले से बताया, जब इलेक्शन आते हैं सरगर्मियां तेज हो जाती हैं, आपको ये नहीं पता लग रहा होता कि ये सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, दिमागी तौर पर जो कौम है हमारी वो एक अलग पार्टी की जानिब है, लेकिन जो मुसल्लत की जा रही है वो एक अलग पार्टी है। तो क्या इन्हीं पार्टियों के ऊपर हमारा कंसेंसस होगा? इन तमाम तर बातों को जानने के लिए आप कहीं नहीं जाएगा, चूंकि मुझे तो जाना है ब्रेक पे, लेकिन आप अपने टीवी सेट्स ऑन करें और हम आते हैं वापस ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ कैफे में, हूं उस्मा एजाज खान। जनाब, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बात कर रहे हैं जी सियासी सरगर्मियों के हवाले से। सियासी सूरत हाल क्या है? मौसम गर्म है, सर्दी में गर्मी, और इन्हीं पे ऊपर हम बात कर रहे हैं। ज़फ़र साहब आपसे बात कर रही थी, एक सवाल आपकी जाने पहले लेके जाना चाहूँगी। मुझे बताएं कि जो आवाम का दिल धड़कता है, जो हम नॉर्मली देख रहे हैं, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो और बहुत सारे हल्के हैं, वो चेयरमैन PTI के साथ अगर धड़कता है उनका दिल, लेकिन एक सिलेक्शन है जो इलेक्शन के नाम के ऊपर हो रही है, तो मुझे ये बताइए कि अगर जैसे कि सर ने कहा कि इसकी साइंस अलग है, तो क्या साइंस आपके मेंटल लेवल, आपकी मेंटल एबिलिटी से खेल सकती है, मेंटल अप्रोच के ऊपर जा सकती है कि दिल आपका कहीं है, दिमाग आप मतलब आपका दिल कहीं है और आपके जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं और चल रही है या वो जबरी है? देखिए, जिस साइंस का ये जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर एक साइंस और शुरू होती है जहाँ पर हमारे दिमागों की हदूद ख़त्म होती है। अच्छा। वो ये होती है कि जब हम उस साइंस को लेकर, उस जज्बे को लेकर एक बड़ी सी लाइन में खड़े होते हैं ना, तो हमने वोट तो किसी को दिया होता है, लेकिन शाम को जीत कोई और जाता है, वहाँ सारी हदूद खत्म हो जाती है। हवा वो उसी साइंस की बात कर रहे हैं, वो हवा निकल जाती है। अब मैं बताता हूँ आपको, आपने अगर हम इसके ऊपर एक जबर करें, हाँ, और वो जबर ये है कि हम यूथ का दिल कहीं और धड़क रहा है। हाँ, वो कहता है कि मैंने कैदी नंबर 804 को वोट देना है, ठीक है, लेकिन ताकतवर हल्का कहता है कि वजीर आजम नवाज शरीफ है। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या? नवाज शरीफ वजीर आजम तो बन जाएंगे, हाँ, लेकिन वो उनको फिर एक बड़ी अवामी मज़ाहमत का सामना रहेगा। और पाकिस्तान की सियासत में, चाहे वो 2014 को उठा ले, 18 को उठा ले, मुल्क के अंदर सियासत के अंदर जो रास्ते अलग हुए हैं, जो इक़्तिदार को नुकसान पहुंचा है, वो अवामी मज़ाहमत की वजह से पहुंचा है। और मियां नवाज शरीफ को इतनी बड़ी अवामी मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा जिसको वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो अवामी वोटों से इक़्तिदार पर नहीं आए, बल्कि किसी और ताकत की वजह से इक़्तिदार पर आए। लेकिन बचेंगे तो नहीं ना, मतलब ज़ाहिर है जो चीज़ें उनके ऊपर, जो उनको जिन मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, अवामी प्रेशर भी बहुत है और सियासी जमातों का प्रेशर भी बहुत है। ज़फ़र साहब, आप मुझे बताइएगा कि ये जो एक आपने जिस साइंस के हवाले से बात की, मेरा ये सवाल अगेन आपकी जानिब है कि जो साइंस आपने बताई है कि ठीक है, सही है, अवाम का दिल कहीं और धड़कता है, वोट कहीं और डाल रहे हैं, सुबह कुछ शाम को कुछ और होता है, पर्चियां अलग चल जाती हैं। अब किसी न किसी तौर अगर नून लीग आ भी गई, तो ये जो खानदानी मौरूसी सियासत में झगड़े पड़े हुए हैं कि मरियम बनेगी वजीर आला या हमजा बनेगा या वो शहबाज शरीफ बनेंगे या शहबाज शरीफ का उनका दिल अभी अटका हुआ है, अंदर खाने की बात है कि वो वजारत उज़्मा की कुर्सी पे आए। देखिए, ये वजारत उज़्मा के ऊपर बात करते हैं, मैं आपको एक मिसाल दूं जिसमें साइंस की बात कर रहा था। देखें, कराची का जो सिटी गवर्नमेंट का इलेक्शन था, उसके अंदर PTI और जमात इस्लामी ने मिल के जो है वो मेयर के लिए एक फैसला किया ना। PTI उसमें शामिल थी जमात के साथ, लेकिन PTI के आधे जो यानी जो चेयरमैन थे, जो वोटर थे, जो उनके यानी जो कैंडिडेट थे, वो जो है वो टूट गए। और नतीजा क्या हुआ कि दूसरी पार्टी जो है वो यानी विन कर गई। जिन दोनों की अक्सरियत बनती थी वो रह गए और जिनकी अक्सरियत नहीं बनती थी उन्होंने विन कर लिया, यानी उस हिसाब से, इस साइंस के हिसाब से। तो क्या यानी बिल्कुल यही सूरत हाल में बात ये कर रहा हूँ कि मुझे कौमी इलेक्शन के अंदर भी यही नज़र आ रहा है। इमरान साहब की अवामी हमदर्दी तो ज़रूर है उनके साथ, यूथ और जो है वो ख़वातीन जो हैं उनकी हमदर्दियाँ तो ज़रूर है उनके साथ, लेकिन आप देखें कि उनकी पार्टी की तंजीम बिखर चुकी है। उनके जितनी लीडरशिप है, बिल्कुल आपकी बात सही है,
उनकी लीडरशिप बिल्कुल बिखर चुकी है। इलेक्शन कौन लड़ेगा, कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। यानी आपके कहने का मकसद है कि पीटीआई के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी जरूरत है, लेकिन चलें वो तो एक अलग बात है। हम ज़हन की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर वो जहन सब रह जाता है ना। यहाँ देखें जो बात है कि इलेक्शन जो है वही जो मैं जिस साइंस की बात कर रहा हूँ वो कुछ और है। अब मैं आता हूँ नून लीग की सियासत के ऊपर। बिलाशुबा आपने बहुत अच्छा पॉइंट इंडिकेट किया है कि जो हमारे मुल्क में जो मौरूसी सियासत है ना, कि बाप और बाप के बाद बेटा और जो है वो बेटी, और ये जो सारा सिलसिला जो है बड़ी पार्टियों ने जो यहाँ पर इस मुल्क के अंदर जो शुरू किया हुआ है, ये इंतहाई अजीब व गरीब है। जो पार्टी के मुखलिस जो यानी जो लीडरशिप है, जो कारकुनान हैं, वो तो नारे लगाते और जेलों में जाते और गोलियां खाते और जो है वो रह जाते हैं, वो कुर्बानियां देते हैं, और इक़्तिदार के अंदर जो है वो सीटों के ऊपर बड़ा जमान जो है वो उनके अपने ख़ानदान के लोग होते हैं कि ये बेटा है, ये भतीजा है, ये सास है, ये ससुर है, ये है, तो इनको टिकट मिलेंगे ना। अच्छा, हम ये भी वही बात आ रही है कि आप देखें कि जो पार्टी के अंदर कुर्बानी किसी ने दी भी होती है और ओहदे के ऊपर, और जो है ना वो वहाँ पर जो है वो टिकट किसी और को मिल जाता है, और उसके बाद जो है वो बेचारा कारकुन जो है वो वैसे ही चीखता चिल्लाता रह जाता है। मुझे ये बात ये लगती है कि ये जो इंसानी जिबिल्लत है कि आप जिसका चढ़ते सूरज के सारे पुजारी हैं, कौम के साथ ये नहीं, कौम के साथ मजाक ना किया जाए। कौम को इस वक्त शऊर की जरूरत है, वो देख के करे। अगर कोई आपके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है तो ना दीजिए आप वोट, आपके पास वोट का हक है। लेकिन अगर आप, हमारे यहाँ ऐसा क्यों कोई रूल नहीं है कि अगर आप 20% से ज्यादा अगर आपको वोट नहीं पड़े आप उसको कैंसिल आउट कर दें। अगर 30%, यानी बहुत बड़े मरे से मरे लोग निकलते हैं तो 30% निकलते हैं। दुनिया भर में आप देखें कि लोगों में जो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो कितना आगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हम सिंध के हवाले से बात करें, सियासी जमातें सिंध के हवाले से बात करें, तो वो आपको कहाँ दिखाई देती है? बड़ी जोड़ तोड़ हो रही है। जो इस पर भी मैं आप ये कहना चाहूँगा कि इत्तेहाद बन रहे हैं, और इस दफ़ा सबको मालूम है कि हर बड़ी जमात के लिए किसी न किसी जमात से इत्तेहाद करना बहुत ज़रूरी हो गया है। सारी जमातें कमज़ोर हैं, सारी जमातें कमज़ोर हैं। जैसे कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनकार किया करती थी, वो ANP से जाके कल बैठी हुई थी, उनके पास बाप और बेटे दोनों बैठे हुए थे, सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई थी। सिंध की अगर आप बात करें तो सिंध में सबसे बड़ी जो जमात मानी जाती थी, या अभी भी कहें उसको, तो कराची में, तो वो है MQM थी। MQM पाकिस्तान की भी एक सियासी मंतक अलग ही है। 2013 में उन्होंने जो अपनी 10 नशिस्तें खोई, उस 10 नशिस्तें खोई, और उसके बाद उसके सियासी सबसे बड़े सियासी हरीफ जो मुस्लिम लीग नून है, जो उनके सियासी दफातर को बंद कराती रही, आज वो उन्हीं के साथ मिलकर अपनी खोई हुई साख को बहाल करने जा रहे हैं। 2018 में PTI के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, 14 MNA 28 MPA की नशिस्तें गंवाई उन्होंने। आज वो उनकी कोशिश ये है कि वो पहली बार लोग उनके दरवाजे पर चलकर आते हैं इत्तेहाद के लिए, सदारत के लिए, वोट लेने के लिए, वज़ारत उज़्मा के लिए अपना साथ देने के लिए। वो पहली बार उनको जब इशारे मिले तो वो खुद लाहौर जाके पहुंच गए, शरीफ खानदान से मुलाकातें कर रहे हैं, आने की जरूरत नहीं पड़ी किसी को। अच्छा, वो क्या मकसद था उनके जाने के लिए? तो बातचीत जो हुई थी वो ये थी कि 2018 में जो हमने अपना मकाम खोया था वो हमें वापस मिल जाए। लेकिन वो वापस मिल कैसे सकता है? मेरा सवाल सिर्फ ये कि जिस मंशूर के तहत ये पार्टियां बनी थी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM को, बिलाशुबा MQM एक बहुत बड़ी जमात बन के सामने आई थी, लेकिन आपने देखा कराची का क्या बेड़ा गर्क हुआ है। और जिस वक्त वो पावर में थी, जिस वक्त उनके जो लीडर थे वो पावर में थे, तो क्या चीजें ऐसी हुई, इन्होंने अपने आप को खुद तबाह किया। अब जो जंग लड़ी जा रही है वो कराची के लिए नहीं लड़ी जा रही, वो अब इख्तिदार और पार्टी को सहारा देने के लिए, क्योंकि वो जीरो जमीन पे थल्ले लग गई है। मुझे आप अगर कहीं पे भी थोड़ी बहुत सियासत नजर आती है तो वो पीपल्स पार्टी की सियासत नजर आती है। गो के उन्होंने भी कराची के लिए, स्पेशली सिंध के लिए कुछ नहीं किया। अगर कराची की बात करें तो आप देखें हाल क्या है कराची का। उनके पास मुस्तकिल कराची की जो थी पावर रहे, सिंध गवर्नमेंट उनके पास थी, वो आप देखिए कराची का हाल क्या है। लेकिन पीपल्स पार्टी की सियासत में ना दम है, जो कुछ पुराने जो मोहरे हैं ना वो चला रहे हैं उसको। मुझे बताएं कितना दम लगता है आपको बिलावल भुट्टो के ऊपर आने का? देखिए, मैंने अपने शुरू के ही स्टार्ट लिया था तो बता दिया था कि बिलावल भुट्टो साहब को
यकीन है इस बात का कि जो दो दोस्त आपस में इस वक्त बड़े करीब हैं, अगर उनकी मोहब्बत में कुछ फ़र्क आ जाए तो ये राब्ते मुझसे भी हो सकते हैं। आज मेरे दोस्त दुश्मनों में बैठने वाला कल मेरे साथ भी खड़ा हो सकता है। तो असल में तो बात यह है कि जब ये 18 महीने एक साथ रहे थे, तो जो बिलावल साहब जिस चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, जिन बुराइयों की निशानदेहियाँ कर रहे हैं, क्या वो 18 माह उनको नजर नहीं आई? बिल्कुल, सफर में तो सब कुछ दिखता है। अब तो मामला सिर्फ इक्तदार का है। मामला वो सिर्फ इक्तदार का है और वो ये चाहते हैं कि वजारत उज़्मा का ताज उनके सर पर सजे। ठीक है। इसलिए जो उनका दबाव है वो ये है कि खालिसन कल उन्होंने एक इतने बड़े अल्फाजों के साथ ये जुमला अदा कर दिया कि जिसमें उनका ये कहना था कि मुझे यहाँ पर जलसे जुलूस करने से मना किया गया और कहा गया कि यहाँ पर वजारत आला का इंतखाब पहले से हो चुका है। यानी कि ये इल्ज़ाम है, ये क्या है? मेरा तो ख्याल है वो ताकतवर हलकों को एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लेते तो दाल में कुछ तो काला है ना। तो ये दबाव की वजूहात ये हैं कि आप अपना रुख मेरी तरफ कर लें। अगर रातों रात जहन चेंज हो जाता है और आज के दोस्त कल के दुश्मन बन जाते हैं, तो दूसरा नंबर बिलावल साहब का है। ये आपके सवाल का जवाब। अब जफर साहब, आप मुझे बताइए कि बिलावल साहब के जो बयानात आ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कल भी बयान दिया और उससे पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि ये बुड्ढे बाबों की सियासत नहीं चलेगी। अब वो बुड्ढे बाबे हैं कौन? वो नून लीग के सारे उनके अपने फादर भी हैं। ठीक है, अब ये बुड्ढे बाबों की सियासत का वक्त गुजर गया। वो कहते हैं कि कलमदान मुझे दिया जाए। आपको लगता है केपेबल हैं? और आपको लगता है कि कितनी इसमें सदाकत है, या कितना ये रुख पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब के पास वजारत उज़्मा का कलमदान जाने के चांसेस है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी आप बात कर रही थी कि पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। मैं तो ये कहता हूं कि लाड़काना के लिए भी कुछ नहीं किया। आज आप लाड़काना का हाल देखें ना, यानी इससे तो वो फिर इसको तासुर दूसरा दे रहे होते हैं कि कराची के लोग शोर कर रहे हैं, ये तो कभी पीपल्स पार्टी के साथ आए नहीं, ये बात कर रहे हैं। लाड़काना के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, नवाब शाह के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, खट्टा के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। यानी ये सूरत हाल है। अच्छा, दूसरी तरफ बात यह है कि एक तरफ तो बैरूनी इलेक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ पार्टियों के अंदर भी, चाहे वो MKM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून हो, चाहे वो PTI हो, इनके अंदर भी एक सियासत चल रही है। इनके अंदर भी चल ही रही है। इनके अंदर भी एक लड़ाई चल रही है कि कौन ऊपर आएगा और कौन जो है वो वजीर आजम बनेगा और वजीर आला बनेगा और किसको जो है ओहदा मिलेगा और किसको टिकट मिलेगा। और वो आप देखें, मरियम नवाज जो हैं, उन्होंने कल बहुत अरसे के बाद गुजरात में जलसा किया। वो जलसा था, उसको तो क्या फ्लॉप जलसा, वही वो समा जलालपुर जट्टा में जो था वो फ्लॉप जलसा रहा। गुजरात में जलालपुर जट्टा में वो समा तो रिपोर्ट कर रहा था कि जब वो आई हैं तो जो है वो उस वक्त ग्राउंड जो है वो पंडाल खाली हो चुका था, और दिखाया भी उसने इस तरह से कि आधे से ज्यादा ग्राउंड जो है वो खाली हो चुका था। तो अभी तक जो अवामी सियासत है वो इस वक्त कोई भी नहीं कर पा रहा है। सर मुझे ये बताएं कि मंशूर किसी ने नहीं दिया अभी तक, मंशूर तक नहीं दिया। इलेक्शन की अगर डेट आ रही है, मंशूर तो कम से कम। और मुझे बताएं कि मंशूर में अमेंडमेंट नहीं होती। हाल जो इस वक्त मुल्क का है, मैशियत का हाल जो देखें, बिजनेसमैन तबका पूरा तबाह बर्बाद हो चुका है। अच्छा, तो इसमें क्यों नहीं अमेंडमेंट होती? अच्छा, मादरत के साथ हमारे यहाँ अलमिया ये है कि अवाम भी मंशूर को नहीं देखती, खातिर में नहीं लाती, और वो भी इन बुनियादों के ऊपर फैसले सॉरी टू से, यानी इन बुनियादों पर फैसले नहीं हो रहे होते हमारे मुल्क के अंदर। कहीं जात चल रही होती है, कहीं बिरादरी चल रही होती है, कहीं फिरका चल रहा होता है, कहीं जो है वो असल में अवाम में शऊर ही नहीं है ना। वो ये सोचते हैं कि ठीक है जी, उनका पसंदीदा लीडर अगर इमरान खान है या नवाज शरीफ है या कोई भी XYZ है या बिलावल भुट्टो जरदारी है, जाके ठप्पा लगा देंगे, और नहीं लगाएंगे तो जबरदस्ती लगवा देंगे। मसला ये नहीं है। मसला ये सारा सब ये आ जाता है कि ये तो सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन जो एक मुख्तदिर हल्का है ना जिससे मईशत चल रही है, जो कि हमारे बिजनेसमैन सर्कल है, उनका ये कहना होता है, मैं उसको निगेट भी नहीं करूंगी, उनका ये कहना है या वो ये चाहते हैं कि नून लीग की गवर्नमेंट आए। आपको लगता है कि जैसे कि हमने माजी में भी देखा है कि मईशत मुस्तहकम हुई थी, डू यू थिंक इट इज और अब ऐसे है? जी देखें, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब पहले नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी तो आते ही 4 हलकों को यानी खोलने के हवाले से जो है वो खान साहब ने ताहिरुल कादरी के साथ मिलके वहाँ पर धरना लगा दिया था, और वो कितना तवील अरसे तक वो सारा सिलसिला जो है वो एक जारी और सारी रहा, और फिर उसका एंड जो है वो फैज़ाबाद का धरना, और जो आज भी अब वो जो है वो केस खुल रहा है और सारा सिलसिला हो रहा है। तो यानी आप देखेंगे हमारे यहाँ तो ये है कि पहले दिन से ही भाई इलेक्शन हो गया,
जो भी आ गया या जो भी चला गया उसके बाद फिर जो है काम करने का उसे मौका तो दो, कारकर्दगी दिखाने का मौका तो दो। लेकिन हमारे यहाँ होता यही है ना कि ना कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट दिया जा रहा होता है, ना कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर हुकूमतें चलाई जा रही होती हैं। हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमें जाना एक मुख्तसर से वक्फे पे और ये सियासी बहस का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक मुख्तसर से वक्फे का, आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जब भी हम सियासत के हवाले से बात करते हैं या इलेक्शन के जो दिन होते हैं, जो इलेक्शन का माहौल होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे दिमागों में घूम रही होती हैं। और हमेशा मेरे जहन में भी एक सवाल ये आता है कि अगर आप किसी जमात को इलेक्ट करते हैं या आप वोट देते हैं और फिर उसको उसकी 5 साल की वो मुद्दत पूरी होने देते हैं, एक तो बात ये होती है कि वो अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी ना करे और 4 साल या 3 साल में उसको जाना पड़ जाए किसी भी वजह से, चाहे उसको अगर निकाला गया और अगर वो आपकी पसंदीदा जमात है तो आप उसे दोबारा वोट दे के इलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको हटा दिया जाता है मंजर से। और एक वो बात होती है कि किसी ने अपने 5 साल मुद्दत पूरी की हो और उसकी कारकर्दगी हो, अगर वो आवाम में मकबूलियत हासिल करते हैं तो उनको दोबारा वोट दिया जाए। लेकिन कहीं पे ये बैन क्यों नहीं लगाया जाता कि अगर आपने किसी मकबूलियत की वजह से दूसरी दफ़ा इलेक्शन में आपने हिस्सा ले भी लिया है और आप सेलेक्ट भी हो गए और आप लोगों ने आपको वोट दे भी दिए हैं और आप मुल्क के लिए काम भी कर रहे हैं, तो 2 दफ़ा के बाद अगर 5 साल का हमारा टेन्योर होता है तो 5 और 5 10 साल का अरसा किसी भी जमात के लिए बहुत होता है। उसके बाद उनको किक आउट क्यों नहीं करते? क्यों नए लोगों को आप परवान नहीं चढ़ा रहे? क्यों यूथ को नहीं लेके आ रहे? क्यों एक नई नुक्ता नज़र के सामने नहीं लेके आ रहे? ये बात मैं इमरान साहब से करूंगी। इमरान साहब, आपको अगर मेरा नुक्ता समझ आ गया हो तो इसकी वजाहत कीजिएगा। अब देखिए, ये तो इलेक्शन तो अभी आने हैं, सेनेट के इंतखाबात में अभी 3 महीने बाकी हैं और हमने देखा कि सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस जो है वो इसहाक डार साहब को बनाया गया है। अमूमन ऐसा होता, तारीख उठा कर देखने के इस ओहदे पर हमेशा वही शख्स आता है जिसकी वफाक में हुकूमत हो। हुकूमत तो केयर टेकर गवर्नमेंट की है। इसहाक डार साहब इस वक्त किस बुनियाद पर लीडर ऑफ द हाउस बनाए गए हैं? 3 महीने अभी इसमें पड़े हैं सेनेट के इंतखाबात में। अब जरा गौर करें, क्या चेयरमैन सेनेट ने तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया इस मसले के लिए? आखिर चल क्या रहा है? इलेक्शन तो बड़े दूर की बात है। और ये जो 5वीं मरतबा हम कहेंगे कि जिस तरीके का निज़ाम चल रहा है इस वक्त, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 184 ममालिक के अंदर पाकिस्तान 140वें नंबर पर करप्ट तरीन इदारों पर मुश्तमिल मुल्क है, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर और माजरत के साथ हमारी अदलिया भी शामिल है। तो फिर इनसे भलाई की किस चीज़ की तवक्को की जा सकती है? हमारा तो आगे का हवाई बिगड़ा है। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है कि क्यों इसके ऊपर नजरसानी नहीं होती? क्या ये रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं कि अगर कोई एक अपनी मुद्दत पूरी कर लेता है उसको एक दफ़ा तो आवाम मौका दे सकती है, उसके बाद उसको क्यों नहीं आप बाहर कर देते? यानी कि वो फिर केपेबल नहीं होना चाहिए फर्दर, यानी तीसरी बार क्यों इलेक्ट हो रहा है? देखिए, हमारे पास इसके बनने चाहिए, इसके आइन में तब्दीलियाँ होनी चाहिए, करना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो आइन बनते हैं, मैं उसकी वही जिक्र कर रहा हूँ, हमारे पास जो आइन बनता है वो इस तरीके का बनता है कि एक शख्स के ऊपर अगर कोई चार्जेस लगे हुए हैं तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। जो जिसने 50 अरब रुपए से करोड़ से ज़्यादा की करप्शन नहीं की उसको माफ़ कर दिया जाए। हमारे पास ऐसे कवानीन नहीं बनते, क्योंकि जिस शख्स ने अगली मरतबा वज़ारत उज़्मा का दोबारा ख्वाब देकर रखा है वो सारी कैबिनेट उसी के नीचे होती है। वो किस तरीके से इस तरह फिर हमारी यूथ जो है जफर साहब, ये नया जो हमारा खून है, ये ब्लड है, या तो ये उसी तरफ जो नालियाँ खुली में उन्हीं में जाएगा ना। लेकिन एक नई फिक्र देने के लिए, नई सोच देने के लिए मुख्तलिफ पार्टियाँ, देखिए ग्रूमिंग भी होती है, चाहे वो स्कूलों के जरिए हो, चाहे वो तालीमी इदारों के जरिए हो। आप शऊर देते हैं यूथ को, वो शऊर ही तो कहीं ना कहीं पनपता है, या ये कि वो 1000 साल पहले भी जो पार्टियां चल रही हैं वही चलती रहेंगी? देखिए, असल बात ये है कि जो हमारे यहाँ की जो यूथ है वो तो अब इतनी मजबूर है कि आप देखें कि इस मुल्क से जो है वो नकल मकानी यूथ की। सर लेकिन ये जो मजबूर है ना, वही तो इनकलाब लाती है। अच्छा, बात यही है कि ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो मजबूर होते हैं वही फिर इनकलाब और तब्दीली की तरफ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि अब देखें ना कि यूथ के तौर पे क्या है, बिलावल है, मरियम है,
फजल रहमान साहब के कहाँ से साहबजादे। यूथ हो गए, ये हाँ, कहाँ से मरियम 70 साल 75 साल की मरियम या जो भी उनकी उम्र है या जो भी है 60 साल जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक बात बिलावल की कर रहे हैं वो भी 36-37 के वो भी हो चुके हैं। दिस नॉट द यूथ। मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी वो यूथ के नाम पर भी फिर लाकर इन चेहरों को खड़ा कर देते हैं कि ये यूथ हैं। भाई वो बाबे नहीं है, ये तो यूथ हैं, और चाहे वो अब 70 साल की हो चाहे वो नानी हो। डाल सकते हैं, मैं कहती हूँ बिलावल को तो फिर भी आप यूथ में कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन मैं उन नए चेहरों की बात कर रही हूँ जो इस मौरूसी सियासत से हटे हुए हों। कब तक इनके पीछे भागेंगे? इसमें कोई लॉ क्या है? कोई लॉ नहीं है। हो ये रहा है हमारे मुल्क के अंदर। आप ये देखें कि सबसे सस्ती रोटी और खाना और चाय कहाँ मिलता है? पार्लियामेंट के अंदर। जो कानून साजी होती है, अभी सेनेट में क्या था कि सेनेट के जो चेयरमैन हैं और साबका चेयरमैन हैं और जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनके जो यानी उनकी जो मराहत हैं उसके अंदर जो है वो इजाफा किया जाए, और उसके लिए कौन लोग? रज़ा रब्बानी जैसे मोहतरम शख्सियत कि वो साबिक चेयरमैन है, वो इस बिल को पेश कर रहे हैं। फारूक नाइक साहब जैसी शख्सियत, यानी ये काबिल एहतराम लोग हैं और इनको हम सबसे ज़्यादा जमहूरी समझते हैं। आपकी चूंकि ग्रिप है इलेक्शंस के ऊपर भी बात करते हैं, सियासत के ऊपर भी, जो अब से अगर हम थोड़ा टाइम 40 साल पहले के सियासत के ऊपर जाए और जब इलेक्शंस होते थे वो क्या माहौल होता था और वहाँ पे किस किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता था, जरा मुझे ये भी बताएं। मेरे आवाम भी तो सुने कि होता क्या था, हमें तो नहीं पता इस बारे में। देखें, पाकिस्तान के अंदर 75 साल थे, जो भी इलेक्शन हुए हैं वो आज ये कोई नई बात नहीं है, इसी तरह से हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन ही हुई है, यानी कि इलेक्शन से पहले सेलेक्ट कर दिया जाता है इमरान। यानी हाँ जी, बिल्कुल कर दिया जाता है और ऐसा होता चला आया जैसे फरमा रहे हैं। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब 5वीं मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। अगर ये बात बनने जा रहे हैं, बार बार ना बोले आप मुझे। नहीं, बात सुन ले, देखिए हो गया ना, हो गया है। चले 4 दफा, मैं तो कहता हूँ नहीं बन रहा, नहीं 4 मरतबा मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं बन रहा। मैंने तो 4 मरतबा, हाँ जी, चले मैं नहीं कहता 4 मरतबा बन गए, 4 मरतबा को 4 दहाइयों से ले लो, जबकि ये बात कर रहे हो जाएंगे इतने। जब आप 5वीं दफा बोलते हैं ना मुझे कुछ होने लगता है। बिला शबा। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि हमें भी नहीं लगता, इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि ये कानून साजी हमारे जो यानी जो ये कानून साज जो असेंबली और सेनेट वगैरह और ये सूबाई असेंबलियाँ, ये अपने मफाद में ज़्यादा कानून साजी कर रही होती हैं आवाम के मुकाबले में। इस वक्त भी मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पे देखिए, यानी कि इलेक्ट्रिक की बात छोड़िए, हम नहीं करते, जो अब सुई गैस का जो इदारा था वो वहाँ पर बिल भी मुनासिब था, उनकी कारकर्दगी और उनकी सर्विस भी बड़ी बेहतरीन थी, खुरच लिया, उनको भी उठा लिया। अब उनको भी जो है वो पर लग गए। लेकिन सर अभी हम मईशत पे बात नहीं करें, क्योंकि मईशत पे बात करेंगे दिल जो है वो आंसू से रोएगा। मैं एक बात बता रही हूँ, मैं सिर्फ जो है ना इतना, क्योंकि इस 1.5-2 साल में जो हम जहाँ तक पहुँच गए हैं, वो अब मईशत पे शुरू होंगे तो फिर वो 1000 चीजें जिसके ऊपर शुरू हो जाएंगे। लेकिन बात ये नहीं हो रही, बात मैं जो सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि हमें कोई नून लीग से कोई पुरखाश नहीं है, लेकिन अब बस हो चुका है। अब आप जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, अब आप ये कहते हैं कि नहीं जी, आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं बनने जा रहे, आप किस वजह से कह रहे हैं कि वो नहीं बनने जा रहे? मैं ये कह रहा हूँ कि शायद नून लीग तो इख्तिदार हासिल कर ले, हाँ, लेकिन 5वीं मरतबा लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं, उनको नहीं मिलेगा की जो बात की जा रही है, मैं उसको अब आपको खातून ना बता दीजिएगा उनके, नहीं अच्छा, मेरा तजिया देखे ना, मेरा तजिया है, मैं तजिया कर रहा हूँ और इसको याद रखिएगा। ठीक भी हो सकता है, नहीं इसको याद रखिए, तजिया है, तजिया तो सही और गलत भी हो सकता है। अगर वो नहीं आते तो अगर वो नहीं आते, उनकी ना अब सेहत इजाजत देती ना चीजें, तो फिर आपको खातून मुसल्लत कर रहे हैं हम पे। ये मतलब यही है ना, ये मुझे थोड़ा सा नहीं, शहबाज शरीफ साहब का भी नाम तो मौजूद है ना, खातून और कोई अच्छा खानदान से हटकर अगर देखा जाए तो फिर कोई और नाम भी आ सकते हैं। अच्छा, जो इस वक्त जो वफाक के अंदर भी जो गवर्नमेंट बनेगी वो एक हैंग पार्लियामेंट होगी, वो एक जो है वो यानी अलाइस की हुकूमत होगी, और बिल्कुल इस मर्तबा मुझे महसूस होता है कि शायद सूबे सिंध के अंदर भी और शायद दूसरे सूबों के अंदर भी सूरत हाल कुछ ऐसे ही हो, यानी वॉक ओवर। अब हमें भी एक वाइंड अप नोट चाहिए जो कि हम सुन सके, क्योंकि जैसे जफर साहब ने कहा, इन्हीं की बातों की रोशनी में मुझे जरा बताएं आपका क्या परसेप्शन है?
यकीनी तौर पर बार बार मौका किसी को नहीं मिलना चाहिए, इतने दफा आजमाया आपने। हाँ। इस वक्त 18 माह की निस्बत हाँ। जो हमारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वफाक की, और जो आर्मी चीफ के इकदाम है, उससे काफ़ी हद तक मुल्क को उनकी निस्बत इस्तेहकाम पहुंचा है जी। मैं समझता हूं कि 7-8 अरब रुपए को किसी आग में झोंकने की बजाय कौम पर लगा दिया जाए और जो हुकूमत चल रही है इसी को चलने दिया जाए। अच्छा, सही है, ठीक मैं है। ये समझ- जबर साहब, नहीं, ये तो बात बिला वजह की है। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल और सही, बिल्कुल सही। आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया। इमरान साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। बहुत आपने गहरा और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तजिया दिया, और आपकी बातें तो ज़फर साहब मैंने लिख ली हैं, क्योंकि अब आने वाला वक्त हमें बताएगा हम आपका तजिया किस तरह से मैच करता है और हमारे ऊपर कौन सी हुकूमतें मुसल्लत की जा रही हैं, सिलेक्शन हो रहा है या वाकई इलेक्शन हो रहा है। प्रोग्राम के सिलसिले को हम कल भी इसी तरह से जारी रखेंगे, और कल हमारे क्या मौजूद होंगे ये हम आपको कल ज़रूर बताएंगे। लेकिन आप देखते रहिएगा न्यूज़ कैफ़े और अब तक के साथ। लेकिन मेरे प्रोग्राम से जाने का वक्त हो चुका है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। न्यूज़ कैफ़े में मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।